सरकारों की तरफ से। लेकिन फोकस अब एक ग्लोबल इशू पर लेकर आते हैं। रूस और यूक्रेन में जो जंग छिड़ गई है उसका अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज पर इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखें, एल्यूमिनियम हो, बाकी मेटल्स हो, कच्चा तेल हो, सब आसमान छू रहे हैं और फ्रेश हाईस पर दरअसल यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। ऐसे में मेटल्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा और खासतौर से स्टील के बिजनेस पे क्या असर बनता हुआ दिखाई देगा, इस पर बात करेंगे। क्योंकि जेपी मॉर्गन ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि रशिया का सबसे ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट 2020 के साल में देखने को मिला था। और ऑफ कोर्स जब तक चाइनीज एक्सपोर्ट्स रैंप अप नहीं हो रहे हैं, प्राइसेस में इजाफा देखा जाएगा। नोमुरा भी कह रहा है बड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा रशिया और यूक्रेन की इस जंग के बीच। तो हमारे साथ इसी पर और राय देने के लिए JSPL के वर्मा साहब जुड़ रहे हैं और उनसे डिटेल में समझेंगे वाकई में स्थिति क्या है और भारतीय स्टील इंडस्ट्री पर इसका कितना इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। शर्मा साहब मेरे साथ हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। बहुत ही पेचीदा स्थिति है और किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 2022 के साल में एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड कन्वेंशनल वॉर देखने को मिलेगी। लेकिन लगभग एक हफ्ता हो चुका है और उसका असर हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो करेंसी मार्केट का एक्शन हो या फिर कमोडिटीज में जो बढ़ता इजाफा आया है प्राइसेस में, वो उसका एक रिफ्लेक्शन है। इन्फ्लेशन जाहिर तौर पर फ्यूल हो रहा है। स्टील यानी कि आपकी इंडस्ट्री, उसमें क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? जेपी मॉर्गन, नोमुरा सब रिपोर्ट्स में ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा एक डिस्ट्रप्शन हो रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन से बड़े पैमाने पर ग्लोबल मार्केट में स्टील की सप्लाई होती थी। पिछले 2 हफ्तों में ऑन ग्राउंड हुआ क्या है, अगर आप हमें इसका अंदाजा पहले दे सके। जी धन्यवाद। सबसे पहली चीज ये है कि यूक्रेन और रशिया दोनों ही बहुत लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट करते थे और ये एक्सपोर्ट अभी दोनों की तरफ से डिस्टर्ब हो गई है। और ये जो रुकावट हुई है एक्सपोर्ट में, उसकी वजह से पूरे यूरोप में और बाकी मीना कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में एक स्टील की शॉर्टेज हो गई है। और इसी की वजह से जो दूसरा इसका इम्पैक्ट आया है वो रॉ मटेरियल्स की सप्लाईज कम होने से आया है। और यूक्रेन दोनों ही काफी मटेरियल देते थे ऑफ पैलेट्स, DRI, HBI, ये सारी प्रोडक्ट वहां से आती थी यूरोप में। वो सप्लाई चेन बिल्कुल रुक गई है। तो कल आर्सेलरमित्तल ने 100 से लेके 150 यूरो पर टन तक के प्राइस बढ़ाई है, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 10,000 रुपया प्रति टन है। भारत में भी जितनी कंपनियां हैं, कंपनी है, उन सब ने ही प्राइस बढ़ाई है। JSPL ने कल 2,000 से 2,500 रुपये प्राइस बढ़ाई है। और ये जो इम्पैक्ट है प्राइस का वो करीब 4,000 से 5,000 रुपये प्रति टन है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में प्राइसेस और भी बढ़ेंगी। तो फॉसिल फ्यूल की प्राइसेस, कोकिंग कोल की प्राइसेस, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस सब बढ़ चुकी हैं। ये एक बहुत ही संकट का समय है और इस संकट के समय में जो थ्योरी काम करती है वो ये है कि लोग सोच समझ के माल खरीदें, सोच समझ के भारत सरकार अपने डिसीजन ले। जो हमारे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उनको भारत की मंडियों पर कम असर पड़े, वो सरकार की उस प्रकार की नीतियां होंगी तो मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन 4 से 5,000 रुपये का प्रति टन का इजाफा हम देख रहे हैं जो कि आने की संभावना है, जिसमें से 2 से 2,500 रुपया ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद स्थिति देखी जाएगी, हो सकता है 2,000 रुपया प्राइस और बढ़ जाए। तो इस समय 2 से 2,500 आपने बढ़ाया है, 2,000 रुपए बढ़ाने की और भी प्रति टन बढ़ाने की क्षमता है, यानी कि वहां पर रूम है। सर, रॉ मटेरियल की आपने बात की, कोकिंग कोल के दाम, ऑफ कोर्स गैस के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्या लेकिन इनकी सप्लाई पर्याप्त है? रॉ मटेरियल क्या आपके पास हाथ में पर्याप्त है या फिर उसकी भी दिक्कत होने लगी है? अभी दिक्कत नहीं है रॉ मटेरियल की भारत में, क्योंकि आयरन ओर अवेलेबल है और कोकिंग कोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। लेकिन 2-3 ऐसे कोल हैं जो कि हम यूक्रेन और रशिया से ही लेते थे, जैसे PCI कोल है, एंथ्रेसाइट है। वो मटेरियल अभी भारत में उसकी रुकावट हम देखने